हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 5 दिन शेष बचे हुए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम में जरूर देख कर जाएं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 45 से यहाँ पर 60 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 45 से यहाँ पर 60 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर इस प्रश्न को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए 45 से यहाँ पर 60 बन जाएगा। कैसे? यदि हम 45 के अंदर क्या कर दें प्लस 15 कर दें तो 45 और 15 मिलकर बन जाएगा 60। उसी प्रकार से मेरे भाई इस 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 65 के अंदर प्लस 15 कर देंगे तो मेरे भाई 65 और 15 मिलकर बन जाएगा 80। अब हमें देखना है कि 80 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 80 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक से और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 45 से यहाँ पर 60 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 45 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20। अब मेरे भाई 20 से 60 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम इस 20 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20 तिया के 60। और ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 65 के अंदर और इस 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 65 की दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजा के 30। और मेरे भाई जिस प्रकार से इस 20 को 3 से गुणा किया गया है उसी प्रकार से इस 30 को भी हम क्या कर देंगे 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 30 तिया के 90। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 90 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं
तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर करंट अफेयर्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम के अंदर जरूर देखकर जाएं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7, 7 के बाद में 20, 20 के बाद में 59, 59 के बाद में 176 है और 176 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 से यहाँ पर 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 7 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7 या कि 21 और 21 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 59, तो 20 से 59 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 20 का क्या कर दें 3 गुना तो 20 का 3 गुना बन जाएगा 60, 60 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 से बन रहा है 176 है, तो 59 से 176 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 59 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो बन जाएगा 177 है और 177 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 176 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 176 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यानी कि 7 से 20 आया कैसे, 7 का 3 गुना किया, जो संख्या आई उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए 20 से 59 आया कैसे, 20 का 3 गुना किया, जो संख्या आई उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए 59 से 176 आया कैसे, तो मेरे भाई 59 का क्या किया 3 गुना किया और जो संख्या आई उसमें से 1 को घटा दिया। अब इसी प्रकार से 176 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 176 का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 176 का 3 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 176 का 3 गुना होता है 500
528 और सभी में से -1 किया गया है, तो 528 में से भी क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे। तो 528 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 527, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 527। अब हमें देखना है कि संख्या 527 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, संख्या 527 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यदि फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पहली आकृति में देखना है कि यहाँ पर संख्या 41 कैसे लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस पहली आकृति के अंदर यहाँ पर संख्या 41 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 5 और इस 7 को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। यदि हम 7 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 पंजे 35, और इस 35 के अंदर यदि हम क्या कर दें, इस तीसरी संख्या यानी कि इस 6 को जोड़ दें तो मेरे भाई 35 और 6 मिलकर बन जाएगा 41। और ध्यान से देखिए 41 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरी आकृति के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर 31 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 8 और इस 3 यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 8 3 24, और इस 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या यानी कि 7 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 और 7 मिलकर बन जाएगा 31, और ध्यान से देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने 31 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इस तीसरी आकृति के अंदर पता करेंगे कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 20 आया है क्या, और इसी के साथ में हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 और इस 4 यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। और मेरे भाई इस 16 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x, ठीक है। यानी कि 16 के अंदर हम क्या कर देंगे, x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x के बराबर में क्या है, 20 है, और यहाँ पर प्लस का 16 है तो इस तरफ जाएगा तो मेरे भाई 16 हो जाएगा किसका, माइनस का। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4 है, और 4 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 और 4 को आपस में गुणा किया तो यहाँ पर बन गया 4 चौक 16, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें तीसरी आकृति में पता करना है कि यहाँ पर भी इसी प्रकार से बना है क्या। और यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, 4 आई है। तो यहाँ पर देखिए 16 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस प्रश्न को सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस प्रश्न को सोल्व करना है आपको रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको हमेशा बड़ी संख्या की ओर ही सोल्व करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर है, रो के अंदर है। तो हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, रो के अंदर है सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर संख्या 14 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहां पर संख्या 14 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 14 के इस तरफ दो संख्या दी गई है 8 और 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 8 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 दूना के 16। और मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 16 में से इस बीच वाली संख्या को माइनस किया गया है। बीच वाली संख्या है 2, तो मेरे भाई 16 में से 2 को कम कर देंगे तो यहां पर संख्या बच जाएगी 14। और ध्यान से देखिए 14 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर इस तीसरी रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर संख्या 24 इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाई 24 के इस तरफ भी हमें दो संख्या दी गई है 9 और 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 9 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर संख्या आएगी 9 3 27। और इस 27 में से हम क्या कर देंगे, इस बीच वाली संख्या को घटा देंगे। बीच वाली संख्या है 3, तो 27 में से 3 को घटा देंगे तो यहां पर संख्या बचेगी 24। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस बीच वाली रो के अंदर है और इस बीच वाली रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के सामने देखिए यहां पर हमें दो संख्या दी गई है 5 और 4। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा मेरे भाई, यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। और इस 20 में से हम क्या कर देंगे, इस बीच वाली संख्या को घटा देंगे। तो 20 में से 4 को घटा देंगे तो यहां पर संख्या बचेगी 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 16 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ प्लस यानी कि जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस यानी कि घटाना है और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए
प्रश्न में आपको बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस है, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है गुणा, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है माइनस है, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट में बोला गया है कि डी का अर्थ है भाग, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले 25 है, उसके बाद में ए का अर्थ है प्लस है, उसके बाद में 43 है, 43 के बाद में सी का अर्थ है माइनस है, उसके बाद में क्या है 20, 20 के बाद में क्या है डी। मेरे भाई यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या है 20 के बाद में है डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डी के स्थान पर भाग कर देंगे। उसके बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, यानी कि 5 के बाद में क्या है बी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर कर देंगे गुणा। लास्ट में क्या है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8। ये बन गया नया समीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि समीकरण के अंदर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट समीकरण के अंदर नहीं दिया गया है, ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए भाग हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे सबसे पहले 20 में, तो ये चला जाएगा 5 चौक 20। बाकी यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया गया है 25 है, उसके बाद में प्लस 43 है, उसके बाद में क्या है माइनस है, और यहाँ पर बच रहा है गुणा में 8, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा में 8। भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 और 8 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32 है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, सबसे पहले 25, उसके बाद में प्लस का 43 है, और यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है। अब गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और माइनस को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 25 और प्लस का है 43 है, तो 25 और 43 मिलकर बन जाएगा 68 है। यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 32 है, तो 68 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 32 कर देंगे। तो मेरे भाई 68 में से 32 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 36 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 36 है। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गोबी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य का, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य का, और ऑप्शन डी है गोवा राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गोबी नृत्य मेरे भाई आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए मूर्तिकला के लिए, ऑप्शन बी है चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी है वास्तुकला के लिए, और ऑप्शन डी है संगीत के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखना अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार राज्य में,
ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पाया जाता है, वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है योजना आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां पर किया गया था। ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है बेलग्रेड में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किया गया था बेलग्रेड में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिब्लम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है थैलेमस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का सेरिब्लम जो हिस्सा है वो जिम्मेदार होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है सोना।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो पोटेशियम धातु है ये सबसे क्रियाशील धातु है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है पेरिस में और ऑप्शन डी है लंदन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्रीलंका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना नाम से जाना जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है काली खांसी, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। और मेरे भाई याद रखना, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर करंट अफेयर्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके
ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल का नाम है मिशन टारगेट क्लासेज। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि उस यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी एग्जाम के लिए हर रोज शाम को 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर दिया करें, क्योंकि आपको पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से भी पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज हों उन सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और आज की इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 15+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी भी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।